हिस्ट्री शीटर अजीत सिंह की वर्चस्व के चलते बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और वहां से बच के वो साफ निकल गए थे। जिसके बाद घटना स्थल पर पहुंचे पुलिस कमिश्नर ने इस केस में तमाम तरह की टीमों को लगाया। वहीं इस हत्याकांड में पुलिस की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। घटना में जिस कार का प्रयोग किया गया था, जिस कार से बदमाश बस अड्डे से भागे थे, उस कार को पुलिस ने बरामद कर लिया है। आपको बता दें, जहां इस हत्याकांड में एक शूटर भी दबोचा गया है, ये सभी शूटर राजधानी में ही छुपे थे और साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि ये चारों शूटर आजमगढ़ के रहने वाले थे। विभूति खंड के कठौता चौराहे के पास अजीत सिंह की हत्या के बाद से लगातार पुलिस इनकी खोजबीन में लगी हुई थी। वहीं पकड़े गए शूटर से पूछताछ की जा रही है कि किसके कहने पर इस घटना को अंजाम दिया है। साफ तौर पे ये देखा जा रहा है कि अजीत की हत्या कहीं पूर्वांचल में आपराधिक साम्राज्य स्थापित करने की साजिश तो नहीं है। अजीत सिंह के हत्याकांड के बाद से जहां राजधानी के लोग इस गोली कांड से सहमे हुए हैं, वहीं जिस तरह से लगातार जिला बदर अपराधी लखनऊ को अपना ठिकाना बना रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं से राजधानी में रहने वाले लोगों के अंदर एक डर बना हुआ है। लेकिन सवाल अब भी वही है, जहां पुलिस लगातार अपराधियों की छानबीन में लगी हुई है, वहीं सवाल ये खड़ा होता है कि पुलिस अक्सर घटना के बाद ही क्यों सक्रिय नजर आती है, क्यों नहीं ऐसे अपराधियों पर पहले ही नजर रखी जाती है जो लगातार अपराधों में लिप्त होते हैं। सवाल अब भी पुलिस के सामने यही खड़ा हुआ है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमीश मिश्रा के साथ संदीप खेर, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। अब तक दर्जनों पीसीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, तो वहीं सैकड़ों ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सलाखों के पीछे भेजा गया है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। अब तक हजारों अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई की जद में तमाम ऐसे अधिकारी और ब्यूरोक्रेट्स आए हैं जो बड़े भ्रष्टाचार में शामिल थे और योगी सरकार में भी पदों पर बने हुए थे, लेकिन जैसे ही उनकी जांच की गई वो बड़े चपेटे में फंसे और उनके ऊपर बड़ी कार्रवाइयां भी की गई। अगर संख्या की बात की जाए तो अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या हजारों में है जिनके खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई है। इन कार्रवाइयों में बर्खास्तगी से लेकर निलंबन तक किया गया है। साथ ही सैकड़ों की संख्या में ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। कहा जा सकता है कि योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार आगे बढ़ रही है और भ्रष्टाचारियों को बख्शने के मूड में नहीं है। उत्तर प्रदेश में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं। योगी सरकार लगातार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिसमें तमाम ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं जिन्हें बर्खास्त किया गया है, निलंबित किया गया है और बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें सलाखों के पीछे भेजा गया है। कैमरामैन अमित सहनी के साथ नरेंद्र यादव, R9 टीवी, लखनऊ। कांग्रेस ने उत्तराखंड की जमीन पे नया राजनीतिक पासा फेंक दिया है। जी हां, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं और सुन रहे हैं। कांग्रेस अब अपने यहां से जाने वालों को गले लगाने की तैयारी में है। साथ ही बागी अगर कांग्रेस के थे तो उन्हें भी अपनाने में उन्हें कोई गुरेज नहीं है, बशर्ते शर्त यह है कि उन पे भ्रष्टाचार का कोई आरोप न लगा हो। कांग्रेस की इस सियासत से बीजेपी में अंदरूनी बेचैनी है। कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से सड़क से सदन तक जोरदार तरीके से प्रदर्शन कर रही है। बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, स्वास्थ्य घोटाले को लेकर प्रदेश की सरकार को लगातार घेर रही है। कुमाऊं में कृषि कानून का समर्थन किसानों को देते हुए अपनी जमीनी हकीकत तलाशने में पहुंची कांग्रेस ने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय सभी एक साथ नजर आए। बीजेपी पर जमकर सभी ने प्रहार किया। इस बीच मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने यह कहकर नई सियासत चल दी कि अगर पार्टी से बाहर कोई गया है और चुनाव में वह उपयोगी साबित हो सकता है तो उसे पार्टी गले लगाने से कोई परहेज नहीं करेगी। बस शर्त इतनी होगी कि उस पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप न लगा हो। ये भी साफ कर दिया कि बागियों के लिए दरवाजे बंद नहीं हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार ने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। जीरो टॉलरेंस वाली सरकार के सीएम और उसके सलाहकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदय ने साफ कह दिया, बेरोजगारी, महंगाई, किसान और महिलाओं से जुड़े मुद्दे को लेकर कांग्रेस चुनाव में उतरेगी। कुमाऊं के दौरे पे कांग्रेस के वरिष्ठों ने बड़ा बयान दिया है। उनके बयान के कई सियासी निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि कांग्रेस अब मजबूती के साथ
जमीन पे उतरे। अपने कार्यकर्ताओं में जोश भी कुमाऊं में जम के भरा गया है। अब आने वाले दिनों में जो बयान दिया गया है, देखना दिलचस्प होगा कि वो कहां तक वार करता है। एक बार फिर शराब माफियाओं की भेंट चढ़ गई 5 जिंदगियां। ताज़ा मामला बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र का है, जहां जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 17 लोग बुलंदशहर और नोएडा के निजी अस्पतालों में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शराब माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के आदेशों के बावजूद भी आखिर किसकी शय पे चल रहा था बुलंदशहर में जहरीली शराब का काला कारोबार। यह रोती बिलखती तस्वीरें बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव जीतगढ़ी की हैं, जहां जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 17 लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। गनीमत रही वक्त रहते मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा सभी बीमारों को अस्पताल पहुंचा दिया गया, वरना मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती थी। वहीं प्रशासन द्वारा जीतगढ़ी गांवों के आसपास के इलाकों में अनाउंसमेंट कराते हुए ये अपील कराई जा रही है कि प्रिंस इंडिया नामक मदिरा का सेवन बिल्कुल न करें, और यदि किसी ने प्रिंस इंडिया नामक मदिरा का सेवन किया है तो वो तुरंत प्रशासन से संपर्क करे। बुलंदशहर प्रशासन ने पुलिस व आबकारी विभाग के 7 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है और शराब माफिया कुलदीप के 3 गुर्गों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शराब माफिया कुलदीप पर एनएसए की कार्रवाई करते हुए बुलंदशहर पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। अब सवाल यह उठता है कि 5 लोगों की जिंदगी छीनने वाला शराब माफिया आखिर कब तक सलाखों के पीछे होगा। बुलंदशहर से कैमरा पर्सन जीशान के साथ समीर अली, R9 TV, उत्तर प्रदेश। किसान बिल आने के बाद जहां किसान विरोध में चला गया है, वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार अब किसानों को लुभाने में लगी है। लेकिन ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी उनकी साख पे बट्टा लगा रहे हैं। जहां कानपुर में एक किसान के 10 दिन पहले धान क्रय केंद्र पे बेचने आया था, उसका धान न खरीदने के बाद नाराज किसान ने अपने धान में आग लगा दी। 10 दिन से किसान की धान तौल न होने पर मायूस किसान नागेंद्र ने अपनी धान को आग के हवाले कर दिया। दरअसल चौबेपुर क्षेत्र के खड़गपुर निवासी किसान नागेंद्र ने धान केंद्र 28 दिसंबर को रजिस्ट्रेशन कराया था। नागेंद्र लगभग 50 कुंटल धान चौबेपुर धान खरीद केंद्र में लेकर आया था। केंद्र कर्मचारी 10 दिन से टाला मटोली कर रहे थे, लेकिन धान नहीं तौला गया। उसका बटाईदार सुनील 10 दिन से धान की रखवाली कर रहा था, जिसने बताया कि धान केंद्र में तौलने की बात कही तो कर्मचारी धान लेने में आनाकानी करने लगे। इससे हताश होकर उसने बोरों में भरी लगभग 50 कुंटल धान में आग लगा दी। धान जलकर खाक हो गई। बाद में लोगों ने किसी तरह आग बुझाई। बाद में किसान की धान की तौलाई शुरू की गई। किसान द्वारा धान में आग लगाए जाने की बात जैसे ही अधिकारियों को पता चली, वैसे ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में अधिकारी किसान के पास पहुंचे और देर रात उन्होंने धान खरीदा, लेकिन इस मामले की जानकारी एसडीएम को लगी और उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। अब देखना यह होगा किन किन अधिकारियों पर जांच के बाद गाज गिरती है। कैमरामैन अभिषेक के साथ अश्विनी निगम, R9 TV, कानपुर। हरिद्वार लक्सर रेलवे ट्रैक पर जमालपुर कला क्षेत्र में उस समय बड़ा हादसा हो गया जब एक ट्रायल ट्रेन की चपेट में आकर 4 लोग कट गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ये ट्रायल ट्रेन लक्सर से हरिद्वार की ओर आ रही थी और एक्कर रेलवे स्टेशन पार कर चुकी थी कि तभी जमालपुर रेलवे फाटक पहुंचने से पहले ये पूरा हादसा हो गया। हरिद्वार में लक्सर रेल मार्ग पर जमालपुर कला क्षेत्र में ट्रायल ट्रेन से कटे 4 लोगों की मौत के बाद लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। शुक्रवार को क्षेत्र के लोगों ने यहां जमालपुर कला रेलवे फाटक पर जाम लगा दिया, जिससे हरिद्वार लक्सर रेल मार्ग कई घंटे तक बाधित रहा। मौके पर स्थानीय भाजपा विधायक आदेश चौहान, स्वामी अतीश्वरानंद और संजय गुप्ता भी पहुंच गए। नाराज लोग स्थानीय विधायकों के नेतृत्व में जिम्मेदार रेलवे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और मृतकों को मुआवजा दिए जाने की मांग करने लगे। आनन फानन में रेलवे के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और हरिद्वार एसएसपी ने भी लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। आखिर में राज्य सरकार द्वारा मृतकों को 2-2 लाख के मुआवजे और जिम्मेदार रेलवे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आश्वासन के बाद ही लोगों का गुस्सा शांत हुआ। मामले में राज्य सरकार द्वारा जहां मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की गई है, वहीं एडीआरएम की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया गया है, जो पूरे मामले की जाँच करेगी। इसके अलावा ट्रायल ट्रेन के दौरान मौजूद रहे सभी अधिकारियों को मुरादाबाद मंडल अटैच भी कर दिया गया है। मामले की मजिस्ट्रेटियल जांच कराई जा रही है। इसके अलावा रेलवे अधिकारियों ने यहां पर रेलवे ट्रैक के दोनों ओर फेंसिंग किए जाने और क्षेत्र में साउंड सिस्टम विकसित करने का आश्वासन भी दिया है।
पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जहां उत्तर रेलवे ने जिम्मेदार अपने अधिकारियों को मुरादाबाद मंडल अटैच कर दिया है, वहीं राज्य सरकार ने पूरी घटना की मजिस्ट्रेटियल जांच बिठाते हुए मृतक के परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। कोविड-19 वैक्सीन पर राजनीति गर्माती जा रही है। राजनीतिक पार्टियों को चाहिए कि इस तरह की बयानबाजी से बचें जो इस वैक्सीन को लेकर देश हित में ना हो। कोविड-19 वैक्सीन को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव के बाद अब बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने भी बड़ा अजीबोगरीब बयान दिया है। धार्मिक यात्रा पर वृंदावन आए बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने जहां वृंदावन के विभिन्न मंदिरों में दर्शन व पूजा कर आशीर्वाद ग्रहण किया, वहीं पत्रकारों से रूबरू होते हुए तेज प्रताप ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर उन्हें ऊर्जा मिलती है, इसलिए वह अक्सर ब्रज भ्रमण के लिए आते रहते हैं। कोविड-19 वैक्सीन के सवाल पर उन्होंने कहा कि पहले पीएम मोदी है टीका लगवाएं, उसके बाद यह वैक्सीन वह लगवाएंगे। साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार को किसानों की मांगें मान लेनी चाहिए। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव आज अपनी धार्मिक यात्रा पर मथुरा वृंदावन आए। मथुरा वृंदावन पहुंच उन्होंने प्रमुख मंदिरों के दर्शन किए। वहीं जीवनदायिनी वैक्सीन पर जहां सियासत नहीं होनी चाहिए उस पर भी सियासत करते नजर आए। उन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन की लॉन्चिंग के बारे में कहा कि पहले यह वैक्सीन पीएम मोदी लगवाएं, उसके बाद ही वो इस वैक्सीन को लगवाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मुरादनगर में हुई इस भीषण घटना की गूंज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सत्ता के गलियारों में है। इसीलिए प्रदेश सरकार इस मामले को काफी गंभीरता से ले रही है। इस दर्दनाक हादसे में आरोपी निहारिका सिंह के अधिवक्ता मनोज सिसोदिया ने कहा कि पुलिस ने उनके मुवक्किल के खिलाफ निराधार आरोप लगाए हैं, क्योंकि टेंडर प्रक्रिया में उनके मुवक्किल का कोई योगदान नहीं है, इसलिए वो इस हादसे के लिए जिम्मेदार भी नहीं है। उन्होंने दलील दी कि ये टेंडर भी ई टेंडर द्वारा जारी किया गया था और इस टेंडर में सभी नियमों का पालन किया गया था। जहां तक नगर पालिका की प्रशासनिक अधिकारी होने की बात है, तो ईओ होने के नाते निहारिका सिंह ने वर्क ऑर्डर पर सिग्नेचर किए थे और वो सिर्फ सिग्नेचर करने की ही गुनहगार हैं। उधर प्रदेश सरकार द्वारा गठित की गई एसआईटी की टीम आज मुरादनगर पहुंची। इस टीम को एसपी एसआईटी आईपीएस देव रंजन लीड कर रहे हैं। उनके साथ टीम में एक डिप्टी एसपी और 3 इंस्पेक्टर भी शामिल थे। ये टीम सबसे पहले मुरादनगर पीड़ितों के घर पहुंची और उसके बाद घटनास्थल का जायजा लिया। टीम ने इस पूरे मामले की वीडियोग्राफी भी कराई है। टीम को लीड कर रहे एसपी देव रंजन ने कहा कि उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस मामले की जांच करके शासन को इसकी रिपोर्ट सौंप दी जाए। देश की राजधानी दिल्ली से लगे गाजियाबाद के मुरादनगर में हुए इस भीषण हादसे की गूंज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सत्ता के गलियारों में है। यही वजह है कि प्रदेश सरकार इसे काफी गंभीरता से ले रही है। सरकार चाहती है कि इस घटना की जल्द से जल्द जांच हो और दोषियों को कड़ी सजा दी जा सके। चित्रकूट में रम रहे रहीमन आवध नरेश और जापर विपदा पड़त है सोई आवत यह देश। रहीम दास ने यह चौपाई चित्रकूट के लिए लिखी है। माना जाता है कि भगवान श्री राम पर जब विपदा पड़ी थी, उनकी माता कैकेयी ने 14 वर्ष के वनवास के लिए उनको वन भेजा था। उस दौरान वह भी चित्रकूट आए थे और अपने ये विपदा काल का सबसे ज्यादा समय 11.5 वर्ष से भी ज्यादा इसी चित्रकूट में गुजारा था। आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अपने 2 दिवसीय दौरे पर चित्रकूट पहुंचे, जहां पर आज उन्होंने भगवान श्री राम के जो आराध्य हैं भगवान कामदगिरि की परिक्रमा की है। 5 किलोमीटर की परिक्रमा करते हुए किया है उन्होंने, और जो मुखारबिंद मंदिर है वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना भी की है। इस दौरान उन्होंने अपनी सपा सरकार का जो 5 साल का सत्ता का वनवास है उसको दूर करने की और आने वाले 2022 में विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने की कामना की है। परिक्रमा के दौरान वह भिखारियों से मिले हैं, साधु संतों से मिले हैं, स्थानीय लोगों से मिले हैं, व्यापारियों से मिले हैं और सभी से आशीर्वाद मांगा है और परिवर्तन लाने की गुहार लगाई है। इस दौरान जो अपना 2 दिवसीय इनका जो सपा सुप्रीमो का जो कार्यक्रम रहा चित्रकूट में, उन्होंने इस दौरान कार्यकर्ताओं से मिले, उनको संबोधित किया, लगातार कई जगह पर भ्रमण भी किया है। साथ ही लगातार वह 2 दिन के अपने कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार पर हमलावर बने रहे। अखिलेश यादव ने शिक्षा मित्रों के मामले पर बीजेपी को घेरा, तो वहीं जंगल राज, कानून व्यवस्था की जो बदतर हालत है, विकास कार्य जो रुके हुए हैं, आए दिन जो हत्याएं हो रही हैं, जो शमशान में मौतें हुई, जो अवैध शराब और जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही, उसको लेकर के भी बीजेपी सरकार को घेरा है। देखना ये होगा कि भगवान श्री राम की नगरी से चुनाव की तैयारियों का आगाज कर रहे अखिलेश यादव को आने वाले 2022 में कितनी सफलता मिलती है और किस तरह से हिंदू वोटर जो सपा का बीजेपी में कन्वर्ट होता जा रहा था, जो बीजेपी की तरह झुकाव हो रहा था, और उस
उसको डैमेज कंट्रोल को रोक पाने में सपा सुप्रीमो कितना सक्सेस हो पाते हैं। चित्रकूट से R9 टीवी के लिए अतुल मिश्रा। घर के बाहर बने चबूतरे को लेकर दबंगों ने घर में रह रही महिलाओं के साथ मारपीट कर दी। जब महिलाओं ने इसका विरोध किया तो दबंग धमका कर चले गए। इसके बाद महिला ने अपने पति के साथ में दबंगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी, लेकिन कार्रवाई करने की बजाय पुलिस ने उनको चलता कर दिया। जिसके बाद एक बार फिर दबंगों ने मौका पाकर पीड़ित परिवार के ऊपर हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया। दरअसल पूरा मामला झांसी के तोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम दुगारा का है, जहां पर रहने वाले पीड़ित परिवार ने बताया कि गांव के ही दबंग आए दिन उनके परिवार के साथ गाली गलौज और मारपीट व जान से मारने की धमकी देते हैं। जिसके बाद पीड़ित परिवार ने कई बार थाने में शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद दबंगों ने इसका फायदा उठाया और मौका पाके एक बार फिर पीड़ित परिवार की पिटाई कर दी। इस दौरान पीड़ित परिवार को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद पुलिस ने उनका मेडिकल तो कराया, लेकिन विपक्षियों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद आज पीड़ित परिवार ने झांसी के पुलिस कप्तान से मिलकर सभी दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। इसके बाद पीड़ित परिवार ने आज झांसी के पुलिस कप्तान से न्याय की गुहार लगाते हुए सभी दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अमित गोयल, R9 टीवी, झांसी। सरकार और किसानों के बीच आज 9वीं दौर की वार्ता भी विफल रही। कई घंटों ये वार्ता चली और वार्ता के दौरान किसानों ने तख्ती पर लिखा, जीतेंगे या फिर मरेंगे। किसान दृढ़ निश्चय लेकर बिल को वापस करवाना चाहते हैं, इसीलिए साफ तौर पर कह रहे हैं कि बिल वापसी तो घर वापसी। किसान और सरकार के बीच 9 दौर की वार्ताएं विफल रही है। ऐसे में 10वें दौर की वार्ता 15 जनवरी को होगी। नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक के बाद इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि तीनों कानूनों पर चर्चा जरूर हुई है, लेकिन अभी तक हल नहीं निकल पाया है। कोई विकल्प फिलहाल के तौर पे नहीं मिल पाया है। ऐसे में अगली वार्ता 15 जनवरी को होगी, जिसके बाद उम्मीद कर सकते हैं कि किसान इस बात को समझे कि बिल कितना जरूरी है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, हर बात को सार्वजनिक करना उचित नहीं है। अगली चर्चा में सब कुछ बातचीत में आएगा। सरकार ने अनुरोध किया है कोई और प्रस्ताव लाया जाए। देश में बहुत सारे लोग कानून के समर्थन में हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात निकलती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ, जहां याचिका अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर नरेंद्र सिंह तोमर यानी सरकार ने रुख साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो बात मानी जाएगी। लेकिन वही किसान भी साफ तौर पर अड़ा है कि बिल वापसी तो ही घर वापसी। सरकार के प्रतिनिधि और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी होगी और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वही बात हम मानेंगे। लेकिन सिर्फ हम कोर्ट के भरोसे नहीं बैठे हैं, किसानों से भी लगातार वार्ताओं के जरिए चाहते हैं कि जल्द से जल्द किसान भी इस बात को समझ ले कि बिल में बदलाव जरूर होगा, लेकिन बिल वापस नहीं होंगे। कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं भावना, R9 टीवी, दिल्ली।